हेलो बच्चों, आ गए हम लोग एक नए लेक्चर के साथ और स्वागत है आपका इस टॉपिक के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अल्फा, पॉजिट्रॉन्स, बीटा और गामा विस्थापन के नियम। चार पार्टिकल्स का हमें विस्थापन करना है और रेडियोएक्टिव विस्थापन करना है। क्या होता है इनको समझें। उससे पहले आप लोग अल्फा, बीटा लिखते हैं, पहले पॉजिट्रॉन लिखते हैं और गामा लिखते हैं। इनके सिंबल्स ध्यान रखें। सबसे पहले तो अल्फा को हम लोग अल्फा 2 4 इस तरीके से लिखते हैं, इसका रियल सिंबल ये है। और अल्फा के बाद बीटा की बात करें तो बीटा का -1 0, पॉजिट्रॉन का +1 0 और गामा को इस तरीके से लिखा जाता है। इनके सिंबल से ये अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो हीलियम के नाभिक के समान होता है। तो आप इसको हीलियम के नाभिक के समान भी लिख सकते हो। जैसे आप लिखें इसको हीलियम 2 4। हीलियम का भी परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है, तो हीलियम के नाभिक के समान मान सकते हैं इसको। ये बीटा बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। गामा तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसका ये भी सिंबल है। अब इसको शॉर्ट में और कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं इसको अल्फा +2। ये हीलियम का नाभिक है, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो हीलियम का नाभिक बन गया। कितने प्रोटॉन थे यहाँ पर? प्रोटॉन थे 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 2। न्यूट्रॉन कितने थे? A - Z, 4 - 2 थे। तो ये न्यूट्रॉन ले देते हैं, प्रोटॉन लेते हैं। इनको निकालना है तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने। इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 + चार्ज आ गए, तो हीलियम के नाभिक के समान मानते हैं। तो इसका सिंबल ये भी होता है। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं, बीटा को ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे पॉजिट्रॉन को +1 E लिख सकते हैं। और इसका सिंबल फिर हीलियम +2 या बीटा -1 या फिर बीटा +1। और गामा को सिंपली फिर ऐसे लिखते हैं, गामा। ये बीटा कण के सिंबल हैं सारे सारे, ये पॉजिट्रॉन के सिंबल हैं और ये अल्फा पार्टिकल के सिंबल है। हमको जनरली यहीं तक हर बार पहुंचना पड़ेगा। अगर हमको ये सिंबल देगा तो हमको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, ये देगा तो हमको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। हमको सारे काम अपने परफेक्टली करने हैं, तो आपको मेन सिंबल यही है, इनको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। तो क्या लिखेंगे? बीटा +1 0, ये तो पॉजिट्रॉन हो गया, A1, बीटा -1 0। ये पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा, इसको पॉजिट्रॉन, इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। कण एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं। इनके मास बराबर होते हैं लेकिन चार्ज उल्टे होते हैं। इनके द्रव्यमान तो एकदम बराबर, जबकि द्रव्यमान एवं आवेश जबकि बराबर, एकदम बराबर। आवेश के मान भी एकदम बराबर, परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। विपरीत
प्रकृति के होते हैं। बात ध्यान रखना दोनों की। चलो कुछ बातें और देखते हैं इसके अंदर। बीटा पार्टिकल प्रोटॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं, इनके मास बराबर होते हैं आपस में। लिख लेते हैं एक बार, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ बीटा, दोनों के मास जो होते हैं वो 9.11 इंटू 10⁻³ kg के बराबर होते हैं। चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करोगे तो माइनस का E या माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ अगर पॉजिट्रॉन बात करोगे तो प्लस का E या प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज और मास इसके बारे में बात होगी। अच्छा, इनके मास और चार्ज आपको पता है। मास ऑफ हीलियम जो होता है या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 गुना ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 2 इंटू 10⁻27 kg फिक्स है। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है तो प्लस का 2e होता है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, तो प्लस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसका चार्ज है। और ये तो न्यूट्रल होते हैं। चार्ज ऑफ गामा पार्टिकल इक्वल्स टू 0। और बेसिकली ये ऊर्जा का एक पैकेट है, ऊर्जा का एक पैकेट होता है जिसकी एनर्जी जो होती है वो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये लमसम वैल्यू है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट डाउन करें। सबसे पहले पॉज करके उतारें इसको, बड़े आगे पॉज कर लिए। चलो शुरू करते हैं आगे। अब ये विस्थापन के जो नियम लगते हैं ना, उनमें आवेश और द्रव्यमान सुरक्षित रहता है हमेशा। उनमें आवेश और द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, और उस बात को लेकर के हम आज और आगे की सारी बातें करने वाले हैं। द्रव्यमान पता चल गए, सबके आवेश पता चल गए, इनके सिंबल पता चल गए। जब हमने सिंबल पढ़ लिए, हमने आवेश और द्रव्यमान के मान पता कर लिए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये विस्थापन के नियम जो भी है वो हमेशा आवेश एवं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, या हमेशा आवेश भी सुरक्षित रहेगा और द्रव्यमान भी सुरक्षित रहेगा। कैसे रहेगा? अब ये बात अगर आपने समझ ली तो फिर आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही हार्ड नहीं लगने वाला। सबसे पहले अल्फा विस्थापन की बात करते हैं। देखो तो पहले नंबर पे हम लोग अल्फा विस्थापन की बात करते हैं। देखो X एक रेडियोएक्टिव तत्व है, परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, विस्थापित हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ दिखाएंगे हम लोग। सिंबल बता दिया। विस्थापित होने के बाद जो बना वो तत्व बना नया वाला Y, X से क्या बन गया? Y बन गया। अब देखो नीचे जो होता है वो तो होता है आवेश, ये होता है आपका आवेश,
ऊपर जो होता है वो होता है द्रव्यमान, नीचे आवेश है, ऊपर द्रव्यमान है। आवेश भी सुरक्षित रहेगा, द्रव्यमान भी सुरक्षित रहेगा। अब देखो Z के बैलेंसिंग की बात करते हैं। अगर ये +2 है तो आपको Z -2 करना पड़ेगा ताकि इन दोनों को वापस जोड़ो। देखो Z -2 के अंदर 2 को ऐड करो, वापस Z आ गया ना, बस Z ही चाहिए था। देखो नीचे वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है, ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस करेंगे। +4 है तो A -4 लिखो यहाँ पर, इन दोनों को वापस ऐड करो, आपको A मिल गया। इसलिए हम कहते हैं यहाँ द्रव्यमान भी सुरक्षित रहता है, यहाँ आवेश भी सुरक्षित रहता है। देखो नीचे की सारी चीजें यहाँ पर बराबर हो रही है और ऊपर की सारी चीजें यहाँ पर बराबर हो रही है, मतलब द्रव्यमान भी सुरक्षित रहेगा, आवेश भी सुरक्षित रहेगा। कुछ ऐसा समझ में आपको? सिंपल लॉजिक ये है कि अगर यहाँ +2 है तो यहाँ -2 करो ताकि बैलेंस हो जाए, +4 है तो -4 करो ताकि बैलेंस हो जाए। ये इक्वेशन है इसकी मेन। तो यहाँ पर द्रव्यमान और आवेश दोनों संरक्षित रहते हैं, ये हमने समझ लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। Z ये इक्वेशन थी जो हमको समझनी थी। क्या लिखें? जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व, अपन ले रहे हैं ZXA, XZ तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो बनने वाले नए तत्व का परमाणु क्रमांक दो कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। यहाँ पर 2 की कमी हो गई, यहाँ पर 4 की कमी हो गई। दिख रहा है आपको यहाँ पर साफ साफ। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस हिसाब से जमी थी? उसमें क्या आरोही क्रम या अवरोही क्रम रखा गया? तो हम कहते हैं भाई आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई आवर्ती फलन किसका है? परमाणु क्रमांक का। परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर परमाणु क्रमांक या 2 कम हो गया तो जो पीरियोडिक टेबल में नया तत्व मिला ना आपको, ये वाला, ये 2 स्थान पीछे चला गया, मतलब 80 पे था तो 78 पे चला जाएगा। अगर 78 पर था तो 76 पे चला जाएगा। ये 62 पर था, ये 92 पर था तो 90 पे चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो यहाँ लिखें, ऐसा करने पर नया तत्व बनने वाला नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे सरक जाता है। अब लिखो विस्थापित हो जाता है, पीछे विस्थापित हो जाता है। दो स्थान पीछे चला जाएगा वो। प्रॉपर दिख रहा है आपको? विजन प्रॉपर है? टोटल उसको फटाफट हमेशा एक बात ध्यान रखना,
द्रव्यमान भी सुरक्षित रहता है और आवेश भी सुरक्षित रहता है। और आवर्त सारणी में जो नया तत्व बना ये वाला, ये 2 स्थान पीछे सरक जाएगा, 92 पे था तो 90 पे आ जाएगा। अल्फा को ऐसे विस्थापित करेंगे। ये पहला टॉपिक था हमारा, अल्फा विस्थापन। चले आगे बात करें। हटाए। किसका पालन हुआ यहाँ पे? आवेश संरक्षण के नियम का और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हमेशा पालन होता है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बीटा विस्थापन, बीटा पॉजिट्रॉन। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा बीटा विस्थापन। X एक रेडियो तत्व हो गया, ZA हमको यहाँ से विस्थापित करना है, मतलब बाहर निकालना है बीटा को, तो बीटा का सिंबल बना हुआ -10। ये क्या है? बीटा। नया तत्व क्या बनेगा? X से अपन Y बने, मान लिया Y तत्व बना, ठीक है। अब ये -1 है तो बैलेंस करने के लिए आपको Z+1 करना पड़ेगा, तभी देखो इन दोनों को वापस जोड़ोगे आप तो आपको Z मिल जाएगा। और A था ऊपर या 0 है ना, तो A +0 -0 कर दो, मतलब कुछ नहीं बदलना है इसके अंदर। जब किसी रेडियो तत्व के नाभिक से एक बीटा कण बाहर निकलता है तो बनने वाले नए तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। और ऐसा करने पर जो नया तत्व बना हुआ है वो आवर्त सारणी में एक स्थान कहाँ चला जाएगा? इस बार Z+1 हुआ ना, तो आगे हो जाएगा एक स्थान। पहले Z-2 था तो 2 स्थान पीछे सरका था, मतलब 80 पे था तो 78 पर आ गया था, और अब कहाँ जाएगा? 80 पे था तो 81 पे चला जाएगा। आगे बात समझ में? और अगर हम लोग लिखते हैं पॉजिट्रॉन विस्थापन, तो ZA लिखा हुआ है, पॉजिट्रॉन का सिंबल बनाओ +10। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है। और नया तत्व जो बनेगा Y, अब यहाँ +1 है, यहाँ पे कितना है? +1, तो आपको Z-1 करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ो, वापस ऐड करो आप, और आपको Z मिल जाएगा। और ये 0 था, A था, तो यहाँ पर A लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से एक पॉजिट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो बनने वाले नए तत्व का परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब आवर्त सारणी में वो एक स्थान पीछे सरकेगा, एक स्थान आगे सरकेगा। क्लियर है बात? अब एक बात और ध्यान रखना, जब भी बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, एक पार्टिकल और बाहर निकलता है साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। और यहां पर निकलता है न्यूट्रिनो। जब जब कोई बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलता है साथ में, ये पेयर में साथ निकलते हैं। और जब भी पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है न्यूट्रिनो साथ निकलता है। तो क्या लिखा जाए फिर? जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व XZA के नाभिक से एक बीटा कण
वो पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो बनने वाले नए तत्व, तो बनने वाले नए तत्व का परमाणु क्रमांक क्रमशः एक बढ़ जाता है व एक घट जाता है। एक बढ़ जाता है और एक घट जाता है, जबकि इनकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। देखो परमाणु क्रमांक एक बढ़ा एक घटा, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रही। ऐसा करने पर बनने वाला नया तत्व जो Y बनाए क्रमशः आवर्त सारणी में क्रमशः एक स्थान आगे और एक स्थान पीछे सरक जाता है या विस्थापित हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा ना, तो एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, और जब भी पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है तब एक न्यूट्रिनो भी बाहर निकलता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। इससे एनर्जी बैलेंस होती है और इसकी व्याख्या होती है। बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन की व्याख्या न्यूट्रिनो की अवधारणा से होती है, तो हम लोग उसको वहां पर ध्यान रख करके इस तरह से लिखेंगे हर बार। नोट डाउन करो उसको। पॉज करके उतारो। दिख रहा है आपको प्रॉपर? गामा विस्थापन करें। अच्छा, एल्फा विस्थापन हो गया, पॉजिट्रॉन को विस्थापित करना सीख लिया, बीटा को विस्थापित करना सीख लिया। अच्छा, एक क्विक रिवीजन करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक कितना कम होता है? 2। द्रव्यमान संख्या कितनी कम होती है? 4। जो बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तब क्या होगा? क्या समझे हम लोग? पहले हमने ये समझा कि अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो x z a में से विस्थापित कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, तो नया तत्व जो y बना उसका परमाणु +2 था तो z -2 करना, +4 था a -4 करना। बीटा
याद रहे, विस्थापन। तो क्या था, Z A, बीटा निकला है, पहले बीटा निकलेंगे, -1 0, -1 है तो Z +1 हो जाएगा, A -0 मतलब A ही रहेगा। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा पॉजिट्रॉन विस्थापन। XZA, यहां से निकला एक पॉजिट्रॉन, तो बना तत्व Y, और Z -1, Z +1 है तो -1 कर दो, और ये। अच्छा, अब गामा विस्थापन देख लीजिए। गामा विस्थापन देखो, X एक रेडिएटिव तत्व है, ZA। यहां से अगर गामा का विस्थापन होता है तो देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ना आवेश बदला ना द्रव्यमान बदला, तो तत्व तो वही रहेगा। आवर्त सारणी में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हमने एक बात की थी, ये एनर्जी होती है, ये क्या है, तो एनर्जी है, तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी। देखो यहाँ पर हम लोग एक स्टार लगाएंगे, स्टार का मतलब क्या हो गया, इसकी एनर्जी ज्यादा है, और इस पार्टिकल में से जब इतनी एनर्जी बाहर निकल गई तो कम एनर्जी का पार्टिकल बचा, सिर्फ एनर्जी का फर्क पड़ जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हायर एनर्जी वाले पार्टिकल के ऊपर हम लोग स्टार लगा देते हैं, तो बस एनर्जी का फर्क होता है, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और नई पोजीशन पार्टिकल की चेंज होती है आवर्त सारणी में। क्या लिखें, जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व, कौन सा लिया हमने, XZA, ये नाभिक से एक गामा कण बाहर निकलता है, तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, जबकि बनने वाले सेम तत्व, तो उस तत्व की ऊर्जा में कमी हो जाती है, ऊर्जा में कमी हो जाती है, एवं आवर्त सारणी में कण की स्थिति नहीं बदलती, कण की स्थिति अपरिवर्तित रहती। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो था अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन और गामा विस्थापन के लिए। अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन गामा, सबसे पहले आप इनके सिंबल याद करेंगे, जिनको अपन ने ब्लॉक बना करके दिखाया था। इन चारों सिंबलों को प्रॉपर याद कीजिएगा, इनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। दूसरा, विस्थापन के नियम क्या है, जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, बीटा बाहर निकलेगा, गामा बाहर निकलेगा और पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इनके सिंबल्स लिखें सबसे पहले, और आवेश को बैलेंस करें और द्रव्यमान को भी बैलेंस करें। या आवेश और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हमेशा पालन होगा। अगर +2 है तो -2 करें, +4 है तो -4 करें, -1 है तो +1 करें, 0 है तो 0, +1 है तो -1 करें, 0 है तो चेंज नहीं, बस एनर्जी में फर्क आता है। गामा विस्थापन से एनर्जी बदलती और कोई भी चेंज नहीं होता। ये था अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन गामा विस्थापन के नियम। और इसके बाद
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले इनको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।